हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स में आज हम मैथिल साइक्लोहेक्सेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैथिल साइक्लोहेक्सेन जिसमें कि मैथिल समूह एक्सियल पोजीशन में भी हो सकता है या इक्वेटोरियल पोजीशन में भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये दो स्ट्रक्चर्स दी हुई है। एक स्ट्रक्चर जिसमें कि मैथिल समूह जो है वो एक्सियल पोजीशन में है और दूसरी स्ट्रक्चर में मैथिल समूह जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो इस तरह से यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। पहली कंडीशन जिसमें कि मैथिल समूह एक्सियल पोजीशन में हो, जैसा कि स्ट्रक्चर नंबर 62 में शो किया गया है। दूसरी कंडीशन है जिसमें कि मैथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन में हो, जैसा कि स्ट्रक्चर 63 में शो किया गया है। तीसरी कंडीशन है जिसमें कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इतनी तेज़ी से इंटर कन्वर्ट होती है कि हम इन दोनों ही आइसोमर्स को आसानी से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी जो कंडीशन है वो एक तरह से डोमिनेट हो जाती है, क्योंकि दोनों ही जो रिंग्स है वो आपस में एक दूसरे में इतनी तेज़ी से कन्वर्ट होती है कि हम दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हम ये जो चेयर फॉर्म है इसके एक जो कोना है इसको हम फ्लिप करके दूसरी तरफ ले जाए, ऊपर की तरफ ले जाए, तो यहाँ पे हमें बोट फॉर्म हमें साइक्लोहेक्सेन का मैथिल साइक्लोहेक्सेन का प्राप्त होता है। और उसके पश्चात हमें फिर दूसरे कोने को हम इसी तरह से फ्लिप करके नीचे की तरफ ले जाए तो एक तरह से यहाँ पे एक इंटर कन्वर्जन यहाँ पे पूरा होता है और हमें दूसरी चेयर फॉर्म यहाँ पे प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया गया है पहली स्ट्रक्चर जिसमें कि मैथिल साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में दर्शाया गया है। इसका जो एक कोना है इस कोने को हम फ्लिप करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ये बोट फॉर्म प्राप्त हो रहा है। मैथिल साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म हमें प्राप्त हो रहा है। फिर हम दूसरे कोने को फ्लिप करके यहाँ पे नीचे की तरफ ला रहे हैं तो हमें वापस से ये दूसरा चेयर फॉर्म प्राप्त हो रहा है जिसमें कि मैथिल समूह क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। पहली चेयर फॉर्म में मैथिल समूह एक्सियल पोजीशन में है और दूसरी चेयर फॉर्म में मैथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो एक तरह से ये तीन इसमें स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हो रही है। दो तो चेयर फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं और एक बोट फॉर्म प्राप्त हो रही है। एक चेयर फॉर्म में मैथिल समूह एक्सियल पोजीशन में है और दूसरी चेयर फॉर्म में जो मैथिल समूह है वो कैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर पे हम देखें तो जो इक्वेटोरियल कन्फॉर्मेशन होता है वो एक्सियल कन्फॉर्मेशन से थोड़ा ज़्यादा स्थायी होता है और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सियल मैथिल साइक्लोहेक्सेन होते हैं उस एक्सियल मैथिल साइक्लोहेक्सेन में जो C3 और C5 पोजीशन पे जो एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स की तुलना में उनमें जो डिफरेंस होता है, जो उनमें दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। और कम होने के कारण क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन जब होगा तो वहाँ पे उस स्थिति में उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, इसमें ये पोजीशन 3 और 5 पे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनमें क्या है, डिफरेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे रिपल्शन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी इक्वेटोरियल की तुलना में यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स में वैसे तो दोनों ही आइसोमर्स में वैसे तो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम इजीली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। बस मेन रीज़न यहाँ पे यही होता है कि जो एक्सियल फॉर्म है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, जबकि इक्वेटोरियल फॉर्म में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है
वो ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के कारण जो साइक्लोहेक्सेन वलय होती है उसमें वो दूर दूर एक तरह से स्थित होते हैं, और जो एटम्स के मध्य में जितनी अधिक दूरी होती है उतनी ही अधिक उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एटम्स के बीच की जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसी में हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन। जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्पेशल अरेंजमेंट को यहाँ पे थ्री डायमेंशनल उसमें फॉर्म में दिखाया जाता है, जो कि उनकी स्ट्रक्चर को एक तरह से हमें बताता है। तो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है मॉलिक्यूल्स के एटम्स या ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट शो होता है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में एक तरह से स्टेबल होता है, और एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के लिए कोई भी बॉन्ड का ब्रोक होना ज़रूरी है, टूटना ज़रूरी है, और नए बॉन्ड का बनना वहाँ पे बनना पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जिसके कारण उसमें जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें उत्पन्न होती है। यदि बहुत सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कायरल कार्बन आइटम्स की प्रेजेंस के कारण उत्पन्न होते हैं, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को हम इस तरह के आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। और ऐसे आइसोमर्स को हम उनके नाम के आगे प्रीफिक्स जैसे कि DL, RS लगाकर उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। DL, RS नोमेनक्लेचर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डी नोमेनक्लेचर जिसमें कि जो कि हाइड्रोजन और OH जो ग्रुप्स है उनकी पोजीशन के आधार पर जिसको डिसाइड करते हैं। यदि OH समूह राइट साइड में हो तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, यदि OH समूह लेफ्ट साइड में हो तो उसको L कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, CH और COH दोनों ही बॉन्ड्स का टूटना जरूरी होगा और विपरीत पोजीशंस पर जुड़ना होगा। तो एक तरह से नॉर्मल कंडीशंस में संभव नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ही आइसोमर्स को आसानी से हम आइसोलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने बात करी कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन यदि कॉन्फ़िगरेशन में यदि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है, तो उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किसी भी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को हम प्रीफिक्स सिस, ट्रांस या EZ लगाकर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों ही जो प्रायोरिटी वाले समूह है ये एक तरफ है, तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, दोनों ही प्रायोरिटी वाले समूह एक तरफ है तो इसको सिस 2 ब्यूटीन बोल रहे हैं, और दोनों ही प्रायोरिटी वाले हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं वो विपरीत दिशा में हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंटर कन्वर्जन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। दूसरी तरफ ऐसे वो कॉन्फ़िगरेशन जिनमें कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है वो कन्फॉर्मेशंस कहलाते हैं। कन्फॉर्मेशंस में क्या होता है, कन्फॉर्मेशन उन स्टीरियो आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनमें कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड का जो रोटेशन होता है उसके कारण वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, इनको हम एक्लिप्स्ड या स्टिगर्ड फॉर्म्स में ये रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एथेन के दो कन्फिग्रेशन दिए गए हैं, दो कन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, एक तो है एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टिगर्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन जिसमें कि
फ्रंट वाले कार्बन को इस तरह से दिखाया गया है, वाई की शेप में दिखाया गया है, और बैक वाले कार्बन को जो एक सर्कल के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें कि कार्बन एटम की पोजीशन को शो नहीं किया गया है। और जो हाइड्रोजन एटम्स है, फ्रंट वाले कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन एटम्स है वो बैक वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम के बीच में दिखाई देते हैं। और जो एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है, इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन एटम है वो पीछे वाले कार्बन एटम की से छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में एथेन के 2 कन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में एथेन के स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन को दिखाया गया है। ये दोनों ही जो कन्फॉर्मेशंस होते हैं, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये 3 कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन के लिए बहुत कम होता है, इसलिए एक दूसरे में ये आसानी से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं।